हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स और हमारी यूनिट चल रही थी सेंटर ऑफ मास। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रॉकेट प्रणोदन। दोस्तों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के हिसाब से जो हमारी सेकंड यूनिट है सेंटर ऑफ मास, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रॉकेट प्रणोदन, रॉकेट की गति से रिलेटेड। और दोस्तों, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा परिवर्ती द्रव्यमान केंद्र वाले निकायों के बारे में कि यानी कि कुछ निकाय ऐसे होते हैं जिनका द्रव्यमान वेग के साथ चेंज होता है। दोस्तों, अधिकतर हम जो निकायों के बारे में पढ़ते हैं उनका द्रव्यमान नियत रहता है वेग के साथ, लेकिन कुछ निकाय होते हैं जिनका द्रव्यमान वेग के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो दोस्तों, जैसे कि उसी में एक एग्जाम्पल है जो प्रवृत्ति द्रव्यमान वाले कि निकाय थे, उसमें हम देखते थे बारिश की बूंद। जब बारिश की बूंद गिरती है तो दोस्तों जब गिरती है तो संघनन के कारण उसके द्रव्यमान में क्या आ जाती, कमी आ जाती। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था एक एग्जाम्पल कोवेलेंट बेल्ट का कि उसमें जो सामान होता है तो वो जो समय बढ़ता है तो उसके द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है। उसी तरह जो रॉकेट की गति है वो भी एक द्रव्यमान परिवर्ती द्रव्यमान केंद्र का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि रॉकेट का जो प्रणोदन है या परिवर्ती द्रव्यमान केंद्र में जो गति है, तो हम इसमें निकालेंगे रॉकेट का अंतिम वेग। तो दोस्तों जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बीएससी पार्ट फर्स्ट के हिसाब से कि रॉकेट का प्रणोदन। दोस्तों आपको पता है जनरली कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट में क्या होता है कि रॉकेट में ईंधन भरा होता है। दोस्तों अगर मैं ये मान लूं कि ये मेरा रॉकेट है, और दोस्तों किसी समय t पर इसका मैं वेग मान लेता हूं v। अब दोस्तों ये जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर गति कर रहा है और इसमें गैसें निकल रही हैं इधर से। दोस्तों हमें पता है कि रॉकेट कैसे कार्य करता है। इसमें एक चंचू होता है पीछे, यानी कि एक नोजल होता है जिससे गैसें निकलती हैं, और जितनी तेज़ी से गैसें निकलती हैं उतनी ही तेज़ी से रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का ये पालन करता है। यानी कि जैसे जैसे इसके ईंधन में कमी आती है, ईंधन में कमी होगी तो इसके द्रव्यमान में कमी होगी, तो द्रव्यमान में कमी से रॉकेट के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों t=0 समय पे इसका वेग था v और इसका द्रव्यमान था m। अब दोस्तों किसी समय डेल्टा t पर ये जो रॉकेट है इसका ईंधन लगातार जल रहा है, यानी कि समय के साथ इसके ईंधन में क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। और ये जो रॉकेट है इसकी गति में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि दोस्तों ये मैं मान लूँ कि पहले इसका द्रव्यमान m था और किसी समय डेल्टा t पर इसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है डेल्टा m। चूँकि इसमें ईंधन निकल रहा है दोस्तों, वो मैं मान लेता हूँ जो ईंधन या गैसें जो निकल रही हैं वो u वेग से निकल रही हैं। तो दोस्तों जैसे द्रव्यमान में कमी होती है तो इसके वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो डेल्टा m ईंधन में कमी हुई, यानी कि डेल्टा m इसके द्रव्यमान में कमी हुई तो इसके वेग में जो वृद्धि होगी डेल्टा v होगी। यानी कि जैसे जैसे इसके द्रव्यमान में कमी होती जाती है तो इसके वेग में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। अब दोस्तों मैं मान लूँ कि किसी समय t पर इसका जो संवेग है वो क्या है, mv है, और तो ईंधन जैसे जैसे जलेगा तो इसके संवेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि संवेग संरक्षण के नियम से
दोस्तों संवेग क्या होता है? संवेग होता है dp अपॉन में dt के बराबर होता है। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन क्या होगा कि जो अंतिम संवेग है और इसका जो प्रारंभिक संवेग है, तो दोस्तों इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा, यानी कि f इक्वल टू डी अपॉन में dt, या फिर दोस्तों f इक्वल टू डी अपॉन में dt निकालनी है तो पहले मैं निकाल लेता हूं संवेग में परिवर्तन, यानी कि संवेग में परिवर्तन, और इसको मैं बोल रहा हूँ dp के, और ये किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग के, यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। और दोस्तों अंतिम संवेग क्या होगा कि किसी समय डेल्टा टी पर जिसके द्रव्यमान में कितनी कमी आई, m माइनस डेल्टा m, इसके वेग में कितनी वृद्धि हुई, v प्लस डेल्टा v, यानी कि ये हो जाएगा इसका अंतिम संवेग। द्रव्यमान में कमी m माइनस डेल्टा m, वेग में वृद्धि, दोस्तों संवेग क्या होता है, p इक्वल टू एम वी, यानी कि ये तो m हो गया, ये हो गया v प्लस डेल्टा v। अब दोस्तों प्रारंभिक संवेग मैंने क्या माना, एम वी। अब दोस्तों प्रारंभ में जो इसमें गैसें भरी हैं तो उनके लिए भी मैं मान लेता हूँ डेल्टा एम यू, यानी कि प्रारंभ में जो गैसें भरी हैं उसका द्रव्यमान है एम और उसका जो ईंधन निकल रहा है वो किस वेग से निकल रहा है, यू वेग से। तो इसको दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों पहले मैं इस m की इससे गुणा कर लेता हूँ, तो एम वी प्लस एम डेल्टा वी और माइनस वी डेल एम और माइनस डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, और ये माइनस एम वी प्लस डेल्टा एम यू। दोस्तों कुछ कट रहा है तो मैं उसको काट लेता हूँ, एम वी से एम वी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों डेल्टा एम यानी कि इसका द्रव्यमान में जो कमी है डेल्टा एम क्या होगी, अल्प होगी, और इसके वेग में जो वृद्धि होगी इनका गुणा क्या होगा, अल्प होगा, यानी कि इसको मैं नगण्य मान के क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ से क्या आ जाता है, एम डेल्टा वी और माइनस वी डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम यू। अब दोस्तों मेरे को निकालनी है, इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 दे लेता हूँ। मेरे को निकालना है संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। तो दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दोस्तों ये हो जाएगा F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, यानी कि जो रॉकेट पे बाह्य बल लग रहा है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, यानी कि F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, यानी कि m डेल वी अपॉन में डेल टी माइनस वी डेल एम अपॉन में डी टी प्लस डेल एम यू अपॉन में डी टी। अब दोस्तों यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि डेल्टा टी टेंस टू में कर दूँ 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ बाह्य इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी, और इसको मैं कर सकता हूँ एम डी वी अपॉन में डी टी माइनस, दोस्तों मैं इसको प्लस एक बार तो ऐसे लिख लेता हूँ वी डी एम अपॉन में डी टी प्लस यू को यहाँ लिख लूँ डी एम अपॉन में डी टी। अब दोस्तों
हमें पता है कि ये आ रहा है माइनस वी डी एम अपन में डी टी, यानी कि द्रव्यमान में कमी के साथ वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि जो डी एम अपॉन डी टी है वो क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर। अब दोस्तों मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं कि डी पी अपॉन में डी टी इक्वल टू एम डी वी अपॉन में डी टी, और दोस्तों यहाँ से प्लस अगर मैं d अपॉन डी टी इसको कॉमन ले लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d अपॉन में डी टी, और या फिर डी एम अपॉन में डी टी कर लूँ, इसको मैं u माइनस वी लिख सकता हूँ क्या, यानी कि डी एम अपॉन डी टी और u माइनस वी। और दोस्तों ये u माइनस वी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रॉकेट का ईंधन के सापेक्ष वेग। यानी कि दोस्तों u माइनस वी को मैं बोलूँगा रॉकेट का ईंधन के सापेक्ष वेग, यानी कि दोस्तों इसको मैं बोल रहा हूँ वी आर इक्वल टू यू माइनस का वी। दोस्तों वी आर आ गया मेरे पास u माइनस का v। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि dp अपॉन में dt ये मेरे हो जाएगा m dv अपॉन में dt प्लस, अब दोस्तों u माइनस वी को मैं कर देता हूँ वी आर डी एम अपॉन में डी टी। दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन इसको इक्वेशन थर्ड मान लूँ तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 4, इक्वेशन 4 आगे मेरे पास डी वी अपॉन में डी टी के लिए। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो जो रॉकेट की गति होती है, रॉकेट की गति पे दो बल कार्य करेंगे, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और एक शान बल। तो जो शान बल होता है उसको तो मैं मान लूँगा नगण्य शान बल या प्रतिरोध बल, वायु का प्रतिरोध बल। तो दोस्तों इसको तो मैं मान लेता हूँ, या फिर मैं बोलूँ घर्षण बल है, वायु के प्रतिरोध के कारण जो घर्षण बल है इसको तो मान लेता हूँ नगण्य। तो जो इसकी गति होती है इस पे गुरुत्वाकर्षण बल ही लागू होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति में जो बाह्य बल क्या हो जाएगा, F बाह्य, अगर मैं इसको बोलूँ तो F बाह्य हो जाएगा dp अपॉन में dt के, यानी कि ये कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से यदि जो वायु का प्रतिरोध बल है उसको मैं नगण्य मान लूँ तो ये होगा कैपिटल mg इक्वल टू m dv अपॉन में dt प्लस वी आर डी एम अपॉन में dt। अब मैं इस m को इसमें डिवाइड कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाता है, m इक्वल टू डी वी अपॉन में डी टी प्लस वी आर बाई एम डी एम अपॉन में डी टी। ऐसे ही यहाँ से ये आ गया मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अब यदि मैं मान लूँ कि प्रारंभ में t इक्वल टू 0 समय पर रॉकेट का जो वेग है वो है v0 और इसका द्रव्यमान है m इक्वल टू m0।
किसी समय t पर यानी t इक्वल टू टी पर इसका वेग हो जाता है v और इसका द्रव्यमान हो जाता है m। तो यानी कि मैं इसका अंतिम वेग निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसको दे लेता हूँ मैं इक्वेशन 5। ये आ जाती है मेरी इक्वेशन 5। तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि इसका इक्वेशन 5 का मैं कर लूँ समाकलन, यानी कि इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dv अपॉन में dt। पहले मैं इस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ कि g माइनस वी आर अप m dm अपॉन में dt। अब मैं इस t की इधर गुणा कर देता हूँ तो g इंटू टी माइनस वी आर बाई एम और ये हो जाएगा डी एम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डी एम बाई एम। अब दोस्तों मैं लिमिट लगा रहा हूँ इसकी, यानी डी वी का मैं समाकलन करूँगा वी जीरो से वी तक, यानी कि समाकलन डी वी का होगा वी जीरो से वी तक। ऐसे ही g इंटू डी टी, तो यहाँ t का समाकलन होगा 0 से t तक dt माइनस वी आर, और इसका समाकलन होगा m 0 से m तक, यानी dm बाई m। अब यहाँ से मैं समाकलन ले लेता हूँ इसका, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये dv का समाकलन v और इसकी लिमिट लगाऊंगा तो v माइनस वी ज़ीरो इक्वल टू डी टी का t आ जाएगा तो g इंटू टी माइनस वी आर और डी एम बाई एम, यानी कि 1/m का समाकलन क्या आ जाएगा, log e और m, और इसकी जब लिमिट लगाऊंगा यानी कि log m माइनस एम ज़ीरो, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ log m अपॉन में m ज़ीरो। दोस्तों ये इक्वेशन आ जाती है v माइनस वी ज़ीरो इक्वल टू जी टी माइनस वी आर लॉग ई एम बाई एम ज़ीरो। अब यदि मैं यहाँ से v निकाल लूँ जो अंतिम वेग v, तो v ज़ीरो प्लस c इंटू टी माइनस वी आर लॉग आधार ई एम बाई एम ज़ीरो। अब यहाँ से यदि मैं m अपॉन में m ज़ीरो है और इसको मैं अनुपात लूँ m ज़ीरो बाई m में, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, प्लस में कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ दोस्तों ये क्या है, रॉकेट का अंतिम वेग, और उसके लिए क्या है ये समीकरण, रॉकेट का अंतिम वेग। अब यदि मैं इसमें क्या कर लूँ, यानी कि मैं m बाई एम ज़ीरो है और इसको log m ज़ीरो बाई एम लिखूँगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो यदि मैं जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है उसको नगण्य मान लूँ, यानी कि g को मैं इक्वल टू ज़ीरो ले लूँ, नगण्य मान लूँ गुरुत्वाकर्षण बल को, तो v इक्वल टू क्या होगा, v ज़ीरो और प्लस इसको मैं चेंज कर लेता हूँ तो log का आधार ई एम ज़ीरो बाई एम। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है v इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस log ई एम ज़ीरो बाई एम। अब यदि जो प्रारंभिक वेग है v ज़ीरो क्या है, रॉकेट का प्रारंभिक वेग, इसको यदि मैं शून्य मान लूँ, यानी कि t इक्वल टू ज़ीरो समय पे अगर ये शून्य हो तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, एक यहाँ वी आर मेरा चल रहा है अभी, वी आर log एम ज़ीरो बाई एम। तो दोस्तों ये आ गया अंतिम वेग के लिए समीकरण v इक्वल टू वी आर लॉग का आधार ई एम ज़ीरो बाई एम। और दोस्तों ये जो वी आर है ये क्या था, रॉकेट का ईंधन के सापेक्ष वेग,
तो दोस्तों जो VR है इसका मान आता है 2.5, इसका अधिकतम मान आता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो m0/m है इसका दोस्तों अधिकतम मान आता है 4, यानी कि m0/m इसका मान आता है 4। तो दोस्तों ऐसे v का मान क्या आ जाएगा, v क्या है, अंतिम वेग, यानी रॉकेट का जो अंतिम वेग क्या आ जाएगा, VR यानी 2.5 और log का आधार e और ये log 4। तो यहाँ से log 4 का मान 47 81 कुछ ऐसे आएगा, तो ये आ जाता है v इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों ये आ जाता है रॉकेट का अंतिम वेग। और जबकि हम जानते हैं कि किसी वस्तु को बाहर, पृथ्वी से बाहर भेजने के लिए हमें प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, यानी कि अगर ये रॉकेट का अंतिम वेग हो तो रॉकेट पलायन नहीं कर पाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग करते हैं, यानी कि जो रॉकेट का वेग है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे इसमें ईंधन के लिए जो नोज़ल लगाई जाती है वो जैसे धीरे धीरे उसमें से ईंधन की कमी होती जाती है, इसका वेग बढ़ता जाता है और अंत में इसका जब वेग हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे ऊपर, तो रॉकेट पलायन कर जाएगी। तो दोस्तों ये था रॉकेट का प्रणोदन। तो दोस्तों पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद।